हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनियों। स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मैं आपके बीच आ चुका हूं एक नई क्लास में, जो है हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश स्पेशल में हम बात करेंगे उन सभी पॉइंटों की जो हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यानी इसमें हम लेके चलेंगे जिले वाइज। मैं आपको हर एक जिले के बारे में बताऊंगा। आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले आते हैं, जो सन 2011 से पहले 71 जिले आते थे। इनके सभी के बारे में मैं बताऊंगा। तो इस टाइम वर्तमान में कितने जिले हैं? 75। यानी कि 75 के 75 जिलों की जानकारी मैं आपको इस क्लास में दूंगा। तो आइए प्यारे भाइयों, एक बार शेयर कर दें। जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम आता है, यानी उत्तर प्रदेश में बहुत से एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी लेखपाल, यूपी पीसीएस। मैं आपके इस क्लास के अंदर यूपी पीसीएस तक के एग्जाम कवर करने की कोशिश करूंगा। मैं कुछ भी इस क्लास में छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि 75 जिलों का मतलब होता है कि कुछ छूटेगा ही नहीं। तो आप एक बार मुझसे हर रोज जुड़ना ना भूलें। 7 PM पर, यानी 7 PM पर मैं आपको हर रोज मिलूंगा। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों, एक बार वीडियो को शेयर कर दें। मैं आज आपके बीच लेके चलूंगा उत्तर प्रदेश का इंट्रोडक्शन, यानी उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज है, कितनी कितनी है, उनके बारे में आप लेके चलूंगा मैं। तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और जो भी नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको अगली क्लासों की जानकारी आसानी से मिलती रहेगी। तो आइए प्यारे भाइयों, देखते हैं आज की क्लास को। उत्तर प्रदेश इंट्रोडक्शन, यानी उत्तर प्रदेश का परिचय। तो परिचय को हम देखेंगे आज। उत्तर प्रदेश का परिचय। तो उत्तर प्रदेश के परिचय में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा क्या? तो उत्तर प्रदेश का परिचय में पहला पॉइंट आता है कि उत्तर प्रदेश हमारा कैसे बना। आपको अगर आज तक नहीं पता है तो मैं बताता हूं कि उत्तर प्रदेश किसका हिस्सा है। तो उत्तर प्रदेश हिस्सा है गोंडवाना लैंड, जो हमारा हुआ करता था तैतीस सागर पर बना हुआ था, और तैतीस सागर ने दो भागों में तोड़ दिया, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं शुरू करने के लिए जा रहा हूं ज्योग्राफी उसके अंदर। यानी दो भागों में टूट गया, जिसमें से हमारा उत्तर प्रदेश आता है गोंडवाना लैंड के अंदर। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का भाग है कौन? उत्तर प्रदेश। आपसे ये पॉइंट पूछा जा सकता है। इसके बाद आपसे ये चीज पूछी जा सकती है कि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है ये हमारे सामने कैसे कैसे आया। तो उत्तर प्रदेश हमारा कब बना? तो ये बना 1950 में। आप जानते होंगे कि 24 जनवरी 1950 को हमारा जो उत्तर प्रदेश था ये तैयार हुआ। यानी कि उत्तर प्रदेश चल तो बहुत पहले से रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में, जो हमारा उत्तर प्रदेश नाम है, इसके बारे में हमारे पास पुख्ता कोई सबूत नहीं था। उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश नाम है ये पड़ा हमारे पास 24 जनवरी 1950 से, और 24 जनवरी 1950 से नाम पड़ा उत्तर प्रदेश का यूपी, यानी उत्तर प्रदेश पड़ा। और इसी दिन, इसी 24 तारीख को हम क्या मनाते हैं? तो उत्तर प्रदेश का जो दिवस है, यानी उत्तर प्रदेश दिवस हम कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी को मनाते हैं हम यूपी दिवस। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। आप जानते होंगे। मैं आपको और आगे की ओर लेके चलता हूं कि इसकी राजधानी क्या थी। यानी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और 24 जनवरी 1950 को बना। इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी इस टाइम है लखनऊ। लेकिन हमारा काम है सिर्फ लखनऊ से ही मतलब नहीं है। आपसे पूछा जाए कैपिटल क्या है, तो लखनऊ है, लेकिन हमारा सिर्फ काम है लखनऊ से मतलब नहीं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि लखनऊ राजधानी कब बनी? तो 1920 की बात है। 1920 में अलग ये वाला चिन्ह लगाऊंगा मैं, जब भी कोई चीज एक दूसरे से चेंज होगी तो ये चिन्ह होता है उसका। तो इलाहाबाद से अलग हुई, यानी इससे पहले 1920 से पहले जो हमारी राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी थी? इलाहाबाद। और 1920 से हमारी राजधानी कौन सी बनी? तो ये बनी कौन सी राजधानी? तो बनी लखनऊ।
आपसे पूछा जा सकता है कि लखनऊ राजधानी कब बनी, तो 1920 से। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला पॉइंट हमारा आता है इसी के अंदर कि आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान कल्चर क्या है हमारा, जो हमारा वर्तमान राज्य व्यवस्था है वो किसके अनुसार चलती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के, आप एक एक पॉइंट करके लिख लें कि उत्तर प्रदेश के पहले नंबर पर सबसे बड़ा पद आता है हमारा राज्यपाल। तो राज्यपाल हमारे वर्तमान में कौन है, मैं अभी वर्तमान की बात कर रहा हूं। सारे पॉइंट लिखवाऊंगा आपको मैं, जो फर्स्ट भी बने हुए हैं मैं आपको उस पॉइंट भी लिखवाऊंगा। पहले आप वर्तमान में बात कर लें। वर्तमान में जो हमारे राज्यपाल हैं वो कौन है, तो वर्तमान में हमारी राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। और ये हमारी राज्यपाल कब से बनी, तो ये बनी हमारी राज्यपाल 2019 से। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि ये हमारी राज्यपाल कब से बनी है, तो 29 जुलाई 2019 में इन्होंने अपने पद की शपथ ग्रहण की। 2019 में वर्तमान राज्यपाल कौन है अब, तो आनंदीबेन पटेल। और आपसे एक पॉइंट और भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से नंबर की हैं, तो ये 25 नंबर, यानी 25वें नंबर की हैं कौन, आनंदीबेन पटेल। आपसे ये पूछा जा सकता है। तो आप एक बार, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ जो आता है हमारा इससे नीचे आता है हमारा मुख्यमंत्री। तो आप एक बार बताएं कि मुख्यमंत्री कौन है। आप बेखूबी जानते ही होंगे क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, यानी योगी आदित्यनाथ हमारे कौन है, तो भारत इस टाइम पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ। और आपसे एक पॉइंट मैं पूछ लूं, आपको अगर पता हो तो, कि योगी आदित्यनाथ का जो पुराना नाम है, जो उनका वास्तविक नाम है, वो कौन सा है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इतने मैं बताता हूं कि जो योगी आदित्यनाथ है, इन्होंने अपने पद की शपथ कब ग्रहण की, यानी ये पहले सर्वप्रथम जो बने थे ये कब बने थे, तो ये बने 2017 के अंदर। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कब बने, 2017 में। पूरी डेट लिख लें आप, 25 मार्च 2017 के अंदर इन्होंने अपने पद की शपथ ग्रहण की और ये बने हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसके बाद क्या होता है, 2020 में, 20 के बाद 21 आती है और 22 आती है। 22 में चुनाव होते हैं दोबारा से, और क्या होता है, तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं इन्हें दोबारा से पद ग्रहण करने का मौका मिला और एक बार फिर ये मुख्यमंत्री बने। तो इस टाइम आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो अभी इनका 2022 से अब तक कौन चल रहे हैं, तो यही चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इसके बाद हमारे पास अगली जानकारी आती है जिसे कहते हैं उप मुख्यमंत्री, यानी मैं आपको पद के हिसाब से लिखवाता चल रहा हूं। तो उप मुख्यमंत्री, इसके नीचे आता है उप मुख्यमंत्री। आप कोई किसी को पता हो तो बताएं, तो मैं बता देता हूं वैसे। तो सर उप मुख्यमंत्री कौन हुए, तो हमारे ये होते हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य। और ये हमारे जो उत्तर प्रदेश है इसके अंदर एक नहीं बल्कि दो आते हैं। एक है केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे आते हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्रजेश पाठक। आप दूसरा भी नोट कर दें, ब्रजेश पाठक। तो उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्रियों की संख्या है एक और उप मुख्यमंत्री कौन होते हैं, तो होते हैं दो। आपसे ये पूछा जा सकता है एक पॉइंट में कि उत्तर प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री हैं, तो कितने हैं, दो। और इस टाइम में वर्तमान में कौन कौन है, तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। आपसे ये पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपनी सीटों के बारे में कि इनकी सीटें कितनी कितनी होती हैं, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी वर्तमान में सीटें हैं ये कितनी कितनी हैं और हमारे भारत के अंदर ये कैसे हैं। तो आइए इनके बारे में हम देखते हैं। एक बार इसे नोट जरूर कर दें।
नोट कर लिया हो तो अब बढ़ते हैं क्लास की तरफ। मैं आपको ये परिचय दे रहा हूं सिर्फ, मैं 1 बाय 1 जब राज्यों को लेकर चलूंगा, सॉरी जिलों को लेकर चलूंगा, तो मैं आपको इनके बारे में दोबारा से बताऊंगा कि जो अगर हम पढ़ेंगे गोरखपुर के बारे में तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा योगी आदित्यनाथ के बारे में कि कहाँ के हैं, गोरखपुर के। तो आइए इसके बाद हम बढ़ते हैं, सीटों की चर्चा कर लेते हैं। तो सीटों की विवेचना, तो आप एक पॉइंट पहले शुरू में लिख लें कि हमारे जो उत्तर प्रदेश की द्विसदनात्मक विधानसभा है, यानी द्विसदनात्मक विधानमंडल का प्रावधान हमारे पास कब आया, तो ये आया हमारे पास 8 मार्च 1952 में। एक बार नोट कर ले कि हमारे उत्तर प्रदेश की कैसी विधानसभा है, तो ये है द्विसदनात्मक विधानमंडल। द्विसदनात्मक विधानमंडल का प्रावधान है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसी के अंदर हमारी दो चीजें आती हैं जिसे कहते हैं हम, एक है हमारा जिसे कहते हैं विधानसभा। अगर आपको इनके बारे में सारी जानकारी पढ़नी है तो मेरी क्लास चल रही है जिसे कहते हैं, जो है हमारी संविधान की क्लास जो चलती है मेरी 2 PM पर, यानी 2 PM पर, तो आप उसमें देख सकते हैं विधानसभा। और जो दूसरी आती है इसे कहते हैं विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद, आपसे इनकी सीटों के बारे में पूछा जा सकता है। तो विधानसभा की हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी सीटें हैं, तो ये है 403। इसे हम कहते थे पहले वन, लेकिन अब इस वन को क्या किया गया है, तो इस वन को समाप्त कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन, तो ये हमारा संविधान संशोधन हुआ हमारा, जिसे कहते हैं 104वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ एक्ट, यानी 104वां संविधान संशोधन हुआ हमारा कब, 2020 के अंदर, सॉरी 2019 के अंदर। और 2019 के अंदर जब ये हमारा संविधान संशोधन हुआ तो इसमें मना कर दिया कि कोई भी एंग्लो इंडियन की नियुक्ति नहीं होगी। तो जब से हमारी सीटें कितनी है, 403, इन्हें आप ध्यान रखें। इसके बाद आता है हमारा जिसे कहते हैं विधानसभा, सॉरी विधान परिषद। विधान परिषद में हमारी सीटों की संख्या आती है 100, इन्हें भी 99 + 1 करके लिख सकते हैं, लेकिन ये आपका आंसर जो होगा वो आपका 100 ही ठीक होगा यहाँ पर, क्योंकि ये 100 ही मानी गई हैं जो मैंने पेपर देखे हैं उनके अनुसार। तो इसे आप नोट कर ले। इसके बाद हम बढ़ते हैं, जो आता है हमारे पास, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये सीटें तो होती हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें होती हैं उत्तर प्रदेश में या नहीं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भी होती हैं। तो आप इन्हें भी एक बार देख लें। तो लोकसभा की सीटें कितनी होती हैं, तो लोकसभा की सीट कितनी है और राज्यसभा की सीट कितनी है। राज्यसभा और लोकसभा की सीट, तो लोकसभा की सीट हमारे पास होती हैं जिसे कहते हैं 80, और राज्यसभा की कितनी होती हैं, तो राज्यसभा की होती है हमारी 31, यानी 31 ये सीटें होती हैं। आप इन सीटों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसे आप एक बार नोट कर लें। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा न्यायालय है। तो न्यायालय के हम देखेंगे अंदर, तो एक बार इसे नोट जरूर करते चलें। तो न्यायालय के अंदर हम देखेंगे कि न्यायालय हमारे अंदर, हमारे उत्तर प्रदेश में कैसे कैसे हमारे सामने आया और कैसे कैसे आया ये। तो उत्तर प्रदेश का जो न्यायालय है वो कहां पर है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय। मैं यहां पर उत्तर प्रदेश कहीं नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ मैंने आपको ऊपर ही घेर दिया कि उत्तर प्रदेश के बारे में है ये। तो आप समझते चले कि उत्तर प्रदेश का न्यायालय कहां होगा, तो ये होगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद में है उत्तर प्रदेश का न्यायालय। और इस न्यायालय को कब बनाया गया, तो इलाहाबाद न्यायालय को हमारे कब बनाया गया, 1866 में। 1866 में ही स्थापना हुई किसकी, इलाहाबाद न्यायालय की। इसके बाद हम देखेंगे अपने अगले पॉइंट को, जो आता है हमारा कि क्या इलाहाबाद न्यायालय के अलावा हमारे पास कुछ और भी है। जी हाँ, और भी है। तो सर इलाहाबाद न्यायालय के बाद हमारे पास और क्या है, तो लखनऊ के अंदर जो हमारी होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी, जो बनी 1920 में, मैंने आपको अभी बताया। तो लखनऊ के अंदर है खंडपीठ,
यानी कि यहाँ भी कुछ कार्य किए जाते हैं इलाहाबाद न्यायालय के। तो इलाहाबाद न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इलाहाबाद न्यायालय की खंडपीठ है लखनऊ के अंदर। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो आता है, हम वन लाइनर में थोड़े थोड़े पॉइंट लिखते चलेंगे। मैं आपको जानकारी सारी दूंगा राज्यों के अंदर। ये हमारा सिर्फ परिचय क्लास है, लेकिन इस परिचय क्लास का मतलब खाली यही नहीं है कि कुछ थोड़ा बहुत बताया और क्लास समाप्त हो गई। जी नहीं, इस क्लास से आपको कोई से भी एग्जाम के अंदर उत्तर प्रदेश का हो या कहीं का भी हो, देख लेना कि कितने क्वेश्चन फंसे हैं। तो सर देखते हैं अपने पॉइंटों को। तो आता है हमारे पास कि उत्तर प्रदेश में कितने संभाग हैं। संभाग, या इन्हें ही कहा जाता है मंडल, क्योंकि मंडल नाम तो ज्यादातर को पता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर संभाग जो होते हैं वो भी 18 होते हैं, उन्हें भी मंडल कहा जाता है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, और जो हमारा आता है सर, जिसे कहते हैं तहसील। तो सर तहसील कितनी है, तो तहसील होती है हमारी 316, जिनके बारे में मैं आपको वन बाई वन सभी के बारे में बताऊंगा कि रामपुर में कितनी है, मुरादाबाद में कितनी है और लखीमपुर खीरी में कितनी है। इनके बारे में मैं सबको बताऊंगा एक बारे में। तो आइए देख लेते हैं तहसील। तो तहसील कितनी है, तो ये है 316। 316 के बारे में मैं आपको सारी तहसीलें लिखवाऊंगा वन बाई वन, जिससे कि आपको राज्य से रिलेटिव अगर पूछा जाए कि उस राज्य में कितनी है तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो आइए देख लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा ब्लॉक। तो ब्लॉक कितने हैं हमारे, ब्लॉक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉक कितने हैं, हर राज्य के अंदर ब्लॉक कितने हैं। तो इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो एक बार देख लें कि ब्लॉक कितने हैं। तो 821 हमारे ब्लॉक होते हैं। ये ब्लॉक नहीं है, कभी आप ब्लॉक समझे, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड ज्यादा चल रहा है ब्लॉगों का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है कि कहीं भी घूमने गए तो वहां की वीडियो बना के कर दी कि आज हम यहाँ आए और आज हम ये आए हैं, ये उसकी मूर्ति है, ये बहुत पुराना मंदिर है। तो ये चीज आज की तारीख में बहुत चल रही है। ये ब्लॉग नहीं है, ब्लॉक है, ब्लॉक। आप एक बार ध्यान से लिखते जरूर चलें। तो आइए हम थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी जरूर करते चलेंगे, इससे कोई फायदा नहीं है कि पढ़ते चलें सिर्फ। तो एक बार देख लेते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो आता है हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को वैसे तो मैं ये शुरू में ही लिखवा देना चाहिए था, लेकिन देख लेते हैं फिर भी अब। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल होता है जिसे कहते हैं 2,43,286। तो आप एक बार नोट कर लें, क्षेत्रफल होता है 2,43,286, और ये कैसा है, किलोमीटर स्क्वायर में। और इसी के अंदर, इसी क्षेत्रफल के अंदर हमारी जो जनसंख्या निवास करती है, जिसे हम कहते हैं जनसंख्या कितनी है, तो इसी क्षेत्रफल के अंदर हमारी जनसंख्या निवास करती है लगभग 20 करोड़। इसे आप ऐसे लिख लें कि 20 करोड़ 40 लाख, 20 करोड़ 40 लाख के आसपास में, लगभग 21 करोड़ के आसपास में हमारी जनसंख्या निवास करती है। कितने क्षेत्रफल में, 2,43,286 किलोमीटर वर्ग के स्क्वायर के क्षेत्रफल के अंदर। मैं आपको जब राज्यों के बारे में, जिलों के बारे में बताऊंगा, तो आप उसमें देख लेना कि किस राज्य का कितना क्षेत्रफल है। मैं आपको सारे राज्यों के बारे में बताऊंगा। तो बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो आइए इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट को देख लेते हैं। और एक पॉइंट और लिखवा ले यहीं कि जो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना होता है। तो अक्षांशीय विस्तार कितना होता है, तो ये होता है, आप एक बार देख लें, अक्षांशीय विस्तार। और ये हमारे पास कितना होता है, तो अक्षांशीय विस्तार होता है हमारा, जिसे हम कहते हैं 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक। तो होता है 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक। और इसी के बीच में जो हमारा इतना क्षेत्रफल है, ये इतना अक्षांशीय विस्तार है, इसके अंदर जो हमारा जो क्षेत्र आता है वो कितने किलोमीटर का आता है। तो आप इसे लिख सकते हैं, ये कितने किलोमीटर का आता है, तो ये है 650 किलोमीटर। तो 650 किलोमीटर का एरिया आता है हमारा, इतना लंबाई के तौर पर। और जो हमारी लंबाई है, आपसे पूछा जा सकता है ये कहां से कहां तक की लंबाई है, तो ये
मेरी क्लास का सिर्फ यही मतलब है कि कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। तो ये जो पॉइंट आया हमारा 650, ये आता है हमारा पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जब हम चलेंगे तो कितने किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो 650 किलोमीटर। और हम उस टाइम जो कौन सा विस्तार की तरफ चल रहे होंगे, तो होगा हमारा अक्षांशीय विस्तार, जो आता है हमारा 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक। इसके बाद आता है हमारा देशांतरीय विस्तार, और जो आता है 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री, आप एक बार नोट कर लें, देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार हमारा आता है जिसे कहते हैं 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट तक। तो इसे लिख लें आप 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट तक, सॉरी 78 मिनट तक। तो और इसमें इसकी लंबाई कितनी आती है, तो ये आती है 240 किलोमीटर, और जो आती है हमारी उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो एक बार इसे नोट करें, उसके बाद हम अपने अगले पॉइंटों को देखते हैं। तो एक बार नोट कर लिया हो तो अब बढ़ते हैं क्लास की तरफ। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट को पढ़ेंगे, और उससे पहले जाने से पहले मैं आपको एक बार और बता दूं कि एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि आपका भला तो होगा ही होगा, दूसरे का भी भला हो जाए। सिर्फ आप अपने चक्कर में ना रहें, सबको साथ में लेके चलें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना भला सोचने से आगे बढ़ जाता है इंसान, नहीं। जब तक वो ज्ञान किसी दूसरे को नहीं देगा तो उस ज्ञान का भी ऐसा कोई फायदा नहीं है कि सिर्फ वो ज्ञान अपने अंदर भरा पड़ा है, कोई फायदा नहीं है। जो ज्ञान है आपके अंदर, उसे दूसरे को बताने की कोशिश करें, तो मैं मानता हूं कि आपका ज्ञान और ज्यादा बढ़ जाएगा। आपका जो ज्ञान है, मैं मानता हूं आपके अंदर ज्ञान है, लेकिन आपका ज्ञान जब तक कहीं दिखाई नहीं देता, जब तक आप उसका कहीं यूज नहीं करते, तो आपको अगर जो चीज आती है तो दूसरे में डिस्कस, एक दूसरे के अंदर डिस्कस जरूर करें, जिससे कि आपका ज्ञान जो है और बेहतर हो जाएगा, आपका ज्ञान और मजबूत हो जाएगा। तो एक बार शेयर कर दें, और जो भी नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। आइए इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की देखते हैं, और अगला पॉइंट आता है हमारा जिसे कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है हमारा, इसकी सीमा रेखा कितनी है। आप कोई बताएगा कमेंट करके कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा कितनी है। तो एक बार आपको अगर पता है तो कमेंट जरूर करें, उत्तर प्रदेश की सीमा। तो उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है हमारी 8 राज्यों प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश से, यानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। और 8 राज्य कौन कौन से हैं, इनके बारे में आप एक बार नोट कर लें। तो 8 राज्यों को मैं 1 बाय 1 लिखवा देता हूं। एक आता है मध्य प्रदेश, एक आता है मध्य प्रदेश, दूसरा आता है छत्तीसगढ़, झारखंड। एक बार नोट करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और इसके बाद हमारा आता है जिसे कहते हैं झारखंड, और इसके बाद हमारा आता है, झारखंड के बाद हमारा अगला राज्य आता है जिसे कहते हैं उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद हमारे पास आता है जिसे कहते हैं हरियाणा। एक बार नोट जरूर करते चलें, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, और आगे आता है हमारा जिसे कहते हैं उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड। और इसके बाद आता है हमारा जिसे कहते हैं अगला राज्य हमारे पास आता है जिसे कहते हैं, तो अगले आते हैं राजस्थान भी आता है, और हिमाचल प्रदेश भी आता है, और इसके बाद हमारे पास आता है दिल्ली। दिल्ली तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
और 8 और एक और रह गया है। एक कौन सा रह गया? तो बिहार, सॉरी बिहार रह गया है। तो एक बार इसे भी लिख लें। मैं कह रहा हूं ना कि 8 हैं पूरे। मैंने आपके लिए सारी जानकारी बिल्कुल बढ़िया तरह से एकदम बना के लाया हूं, जिससे कि आपका कोई भी डाउट कोई रहे ही नहीं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो उत्तर प्रदेश है इसका दक्षिणी जिला कौन सा है, तो ये कैसा जिला है? दक्षिणी। बताया सबने होगा, लेकिन मैं मानता हूं आपको पता हो, लेकिन आज तक ऐसा नहीं पता चला होगा। तो दक्षिणी जिला कौन सा है? तो कौन सा है? मध्य प्रदेश। और उसके बाद आता है हमारा बिहार। बिहार कैसा जिला है? तो ये हमारा पूर्वी, ये हमारा पूर्वी जिला है। इसके बाद हम बढ़ते हैं। इसके बाद आपके ये पूछा जाता है कि दिल्ली, दिल्ली हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर कैसा आता है? तो ये आता है हमारा पूर्वी। और पूर्वी कैसा? तो आपसे पूछा जाएगा उत्तर पूर्वी, सॉरी पूर्वी आएगा, सिर्फ पूर्वी। और ये पूर्वी आएगा। और ये भी हमारा ये जो है ये कैसा आएगा? तो ये आएगा उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी। और राजस्थान हमारा कैसा आता है? तो राजस्थान आता है हमारा पूर्वी। इसके बाद उत्तराखंड है। उत्तराखंड हमारा कैसा आता है? तो उत्तराखंड आता है उत्तरी, उत्तराखंड से उत्तरी और उत्तर से उत्तरी। उसके बाद हमारे पास ये है, ये आता है हमारा दक्षिण पूर्वी। और ये आता है हमारा पूर्वी, सॉरी पश्चिमी, ये हमारा पश्चिमी है। और ये हमारा पूर्वी नहीं है, सॉरी पश्चिमी है ये भी। और आपसे ये पूछा जाए तो ये पूर्वी नहीं है, सॉरी ये भी पश्चिमी है। ये पश्चिमी पश्चिमी पूर्वी पूर्वी चेंज हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर लें। तो आपको मैंने ये सब बता दिया है। और ये जो है ये कैसे हैं? तो ये हैं दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी। तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इनकी सीमा कैसे कैसे लगती है। जब मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताऊंगा, सारे जिलों के बारे में बताऊंगा, तो एक पॉइंट में सबको लिखवाता चलूंगा। तो एक बार इसे देख ले, फिलहाल के लिए इसे याद कर ले, कभी भी आपका डाउट कहीं रहेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज बता दी है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ आते हैं। तो एक बार इसे लिख लें। और आप अगर नक्शे के तौर पर बनाना चाहते हैं तो नक्शा भी आप बना सकते हैं। तो नक्शे के तौर पे हमारा आता है ऐसा कुछ नक्शा है जो आता है हमारा, ये इसे कहते हैं, सॉरी ये यहां आएगा, ये यहां आएगा। तो इसके तौर पर ये आता है। आपसे ये पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारे पास अगली जानकारी आती है जिसे कहते हैं, ये मैंने आपको सारी चीज बता दी है, आप इसके हिसाब से लगा देना। इसके बाद हमारे पास अगली चीज आती है जिसे कहते हैं हम चिन्ह। तो आप एक बार चिन्हों को नोट कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जब कोई पॉइंट पूछा जाता है तो उसमें चिन्ह भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक बार आप इसे नोट कर लें और देख लें चिन्हों के बारे में। चिन्ह आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो राष्ट्रीय वृक्ष है ये कौन सा है। तो वृक्ष आपसे पूछा जाए कि वृक्ष कौन सा है। इसके बाद आता फूल कौन सा है। इसके बाद आता फल कौन सा है। इसके बाद आता है हमारा चिन्ह कौन सा है। इसके बाद हमारे पास आता है जिसे कहते हैं वृक्ष हो गया, फल हो गया, फूल हो गया। और इसके बाद हमारे पास आता है जिसे कहते हैं पक्षी कौन सा है, पशु कौन सा है, पक्षी। इसके बाद आता है पशु कौन सा है। और इसके बाद आता है भाषा कौन सी है। और इसके बाद हमारे पास मैंने लगभग सारी चीज लिखवा दी है, फल फूल वृक्ष। तो आप एक बार नोट करते चलें वृक्ष कौन सा है। तो वृक्ष है हमारे पास अशोक का वृक्ष। आप बताएं कि भारत के अंदर कौन सा है। तो भारत के अंदर कौन सा है। तो भारत के अंदर है बरगद का। इसके बाद आता है हमारा फूल कौन सा है, फूल है पलाश। और इसे कहा जाता है, इस फूल को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है वनों की ज्वाला, क्योंकि ये कैसे होता है। तो ये लाल कलर का होता है और जब ये खिलता है तो ऐसा लगता है जैसे कि वनों में आग लग गई हो। तो इसे क्या कहा जाता है, वनों की ज्वाला। तो एक बार इसे नोट करते चलें।
और इसके बाद फल आपसे पूछा जाए तो फल होता है हमारा आम, और आपसे चिन्ह पूछा जाए तो होता है एक तीर, धनुष बाण, धनुष और मछली। ये कह रहा है एक तीर धनुष और एक होती है और होती है दो मछली, दो मछली और एक तीर धनुष, ये हमारा भारतीय चिन्ह है। इसके बाद हमारा अगला आता है जिसे कहते हैं पक्षी। और पक्षी कौन सा है, कोई बताएगा कि पक्षी कौन सा है? एक बार बताएं अगर किसी को पता है तो, पक्षी कौन सा है? तो पक्षी हमारा आता है क्रोच, क्रोच जिसे कहते हैं सारस, सारस इसे कहते हैं क्रोच, या इसे ही कहते हैं क्रेन, यानी क्रेन भी कहते हैं, क्रोच भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, सारस भी। ये सारे नाम इसी के हैं। इसके बाद आता है पशु। और पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का पशु कौन सा है? तो वो आता है हमारे पास जिसे कहते हैं बारहसिंगा। आपने नाम सुना होगा, बारहसिंगा आता है हमारा उत्तर प्रदेश का पशु। इसके बाद आपसे भाषा पूछी जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश की दो भाषाएं हैं और दोनों कैसी हैं? राजकीय भाषा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? क्योंकि राष्ट्रीय भाषा भारत के अंदर चलेगी और राजकीय भाषा जिलों में चलती है। तो राजकीय भाषा कौन सी है हमारी? तो वो है हिंदी। तो फर्स्ट राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। और इस हिंदी को पहली राष्ट्रीय भाषा कब घोषित किया गया? तो यह किया गया 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी घोषित की गई? तो हिंदी घोषित की गई। और इसी 14 सितंबर को हम किस रूप में मनाते हैं? तो यह मनाते हैं हम हिंदी दिवस के रूप में। और ये हमारा कैसा हिंदी दिवस है? तो यह है राष्ट्रीय। और मैंने ये आपको राष्ट्रीय क्यों लिखवाया? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस हमारा कब मनाया जाता है? आप एक बार अंतर्राष्ट्रीय भी देख लें। अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये हमारा आता है 10 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है? तो 10 जनवरी को। और 14 सितंबर 1949 से चालू होती है। इसके बाद आता है, आपसे पूछा जाता है दूसरी कौन सी है? तो दूसरी हमारी उर्दू। और इसे उर्दू को कब लागू किया गया? तो 1989 से लागू किया गया दूसरे राष्ट्रीय भाषा के रूप में। तो आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंटों की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए एक बार नोट कर लें। और कह देना, जो कहते हैं ना कि तुझसे नहीं होगा, उसे बता देना कि मैं ही करके दिखाऊंगा और मेरा ही नंबर आएगा, देख लेना। काम करो, ऐसा काम बिल्कुल खामोशी से सिर्फ पढ़ते रहो, किसी को यह पता नहीं चले कि क्या कर रहे हो। बस अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करते रहो, एक दिन सफलता आपकी गुलाम होगी, ये हमेशा ध्यान रखना। तो मैंने आपको ये पॉइंटों के बारे में लिखवा दिया है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अपनी लगातार तैयार जरूर करते रहना है। और एक बार मुझे भी जरा थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए, जिससे कि मेरा चैनल भी आगे बढ़ सके। तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे, जिससे कि मेरा मनोबल भी बढ़ता रहेगा और मैं आपके लिए बहुत से बहुत बेहतर, बिल्कुल फ्री, ऑफकोर्स फ्री, मैंने घर भी ऑफलाइन क्लासें भी शुरू कर दी हैं, बिल्कुल फ्री। अगर कोई भी पढ़ना चाहे तो वो आकर क्लास देख सकता है, बिल्कुल फ्री क्लास शुरू कर दी है। अगर आप ऑफलाइन क्लास भी लेना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी घर आकर ले सकते हैं। तो ऑफलाइन क्लास भी बिल्कुल निःशुल्क है और ऑनलाइन क्लास भी बिल्कुल निःशुल्क है। आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो एक बार आपका सिर्फ इतना कर्तव्य तो बनता है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे भाई बहन जिन्हें फ्री क्लास नहीं मिल पाती, जिन्हें फ्री क्लासों में सब कुछ नहीं मिल पाता, वो एक बार जरूर जुड़े स्टडी पॉइंट टू गौरव सर पर। तो एक बार जरूर जुड़े स्टडी पॉइंट टू गौरव सर पर। अगर आपको किसी को भी अगर ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास चाहिए तो एक बार शेयर जरूर कर देंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे भाइयों को पता चल जाए। तो आइए अगले पॉइंटों को देख लेते हैं। और अगला आता है हमारे पास जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश के व्यक्तित्व, यानी उत्तर प्रदेश के व्यक्तित्व के बारे में हम बात करेंगे।
उत्तर प्रदेश के व्यक्तित्व में हमारा क्या क्या आता है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी प्रथम व्यक्ति है, यानी जो भी पहला व्यक्ति है, उसकी हम बात करेंगे। अब एक बार एक छोटे से पॉइंट को और देख लें कि उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम तो पड़ा 1950 में, लेकिन उत्तर प्रदेश के पुराने नाम कौन कौन से थे? तो आप एक बार नोट कर लें। 1877 में हमारा नाम कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश का 1877 में नाम था जिसे हम कहते थे पश्चिमी प्रांत। पश्चिमी प्रांत, क्योंकि नामों से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद 1875-77 से 1902 तक ये नाम रहा। इसके बाद हमारे पास आया जिसे कहते हैं संयुक्त प्रांत। 1902 तक ये नाम रहा। 1902 में हमारा नाम आया जिसे कहते हैं संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत। इसके बाद हमारे पास अगली जानकारी आई जिसे हम कहते हैं 1902 के बाद नए नए बात होने लगी और हमारे पास अवध प्रांत भी आया जिसे कहते हैं जो हमारे पास नाम आया 1902 में ही, जिसे हम कहते हैं प्रोविंस ऑफ अवध। 1902 में आया, 1902 में ही नाम रखा गया जिसे कहते हैं प्रोविंस ऑफ अवध। अवध आगरा प्रांत। इतना बड़ा नाम था, देखियो नाम देखो, नाम इतने इतने लंबे नाम भी आएंगे अभी कुछ देर में, ध्यान रखना। तो इसके बाद 1902 में आया। इसके बाद हमारे पास अगली बात आई और आगे जाके हमारा जो था 1920 में हमारी राजधानी बनी टूटकर, और इसके बाद हमारे पास 1950 में नाम बन गया जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी। तो ऐसे ऐसे हमारे पास बात आई। ये छोटी सी जानकारी थी, नामों से पूछी जा सकती थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आप डाल लें व्यक्तित्व। उत्तर प्रदेश में प्रथम, उत्तर प्रदेश में प्रथम, उत्तर प्रदेश में प्रथम व्यक्तित्व, यानी कौन कौन उत्तर प्रदेश के अंदर पहले सर्वप्रथम क्या क्या बना, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो एक बार जल्दी से एक बार शेयर जरूर कर दें, तो फिर चलते हैं क्लास की तरफ। आता है आपसे अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम, मैं आपको जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि वर्तमान में क्या है, इसी में शुरू में लेके चलता हूं। सबसे बड़ा पद होता है जिसे हम कहते हैं गवर्नर जनरल। और गवर्नर कौन था? तो हमारी राज्यपाल, पहले राज्यपाल कौन थे? इसके बाद आता है मुख्यमंत्री कौन थे? इसके बाद आता है हमारा उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो राज्यपाल हमारी कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। इसके बाद आता है सीएम कौन थे? तो सीएम कौन से? तो सीएम कौन थे? तो सीएम हमारे पास आते हैं उत्तर प्रदेश के गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। इसके बाद हमारे पास आता है उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये कौन थे? एक बार सबको नोट जरूर करते चले। तो उप मुख्यमंत्री आता है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। इसके बाद आता है हमारे पास अगली जानकारी जो आती है हमारे पास कि विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? वर्तमान की बात नहीं चल रही है ये, तो ये पहलों की बात चल रही है कि फर्स्ट बार कौन थे। ऊपर मैंने आपको लिखवा दिया है। तो विधानसभा के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? तो विधानसभा के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? एक बार देख ले, जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। इसके बाद आता है विधान परिषद के सभापति।
विधानसभा के सभापति। ये कौन थे? तो विधानसभा के सत्र सभापति थे, जिन्हें कहते हैं चंद्रभान। चंद्रभान। और इसके बाद हमारे पास अगला आता है, अगली जानकारी आती है जिसे हम कहते हैं, एक बार नोट जरूर करते चले, मैं थोड़ा तेजी से पढ़ाता हूं, जिस आप हमेशा ध्यान रखना, किसी भी क्लास में मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि आराम आराम से चल रहा है, नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है। आपका समय कम से कम लेने की कोशिश करूंगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बताने की कोशिश करूंगा। तो इसके बाद आता है हमारा, जिसे कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ फर्स्ट, यानी उत्तर प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, यानी पहले न्यायाधीश कौन थे। तो एक बार इसे नोट करें, चीफ जस्टिस ऑफ यूपी, यानी उत्तर प्रदेश के फर्स्ट न्यायाधीश कौन थे? ये कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के फर्स्ट न्यायाधीश कौन थे? तो कमलकांत वर्मा। कमलकांत वर्मा। इसके बाद हमारे पास अगला आता है, अगली जानकारी आती है जिसे कहते हैं फर्स्ट वुमेन ऑफ राज्य मुख्यमंत्री। मैं आपको यहां लिखवाना था, सॉरी, कोई बात नहीं है, तो एक बार यहीं लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। यानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो ये कौन थी? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, ये कौन थी? फर्स्ट उत्तर प्रदेश की सीएम ऑफ फर्स्ट कौन थी? सुचेता कृपलानी। इसके बाद हमारे पास अगली जानकारी आती है जिसे कहते हैं हम कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन बनी। तो एक बार पूछ लें कि उत्तर प्रदेश की फर्स्ट दलित मुख्यमंत्री, कौन थी? तो ये भी कौन थी? मायावती। आपसे पूछा जा सकता है कि मायावती कौन थी? तो दलित मुख्यमंत्री कुमारी मायावती या सुश्री मायावती भी कहा जाता है इन्हें। तो कौन थी? मायावती दलित मुख्यमंत्री मानी जाती है फर्स्ट। इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, और अगले पॉइंट में हमारा आता है जिसे कहते हैं कि फर्स्ट लोकायुक्त कौन था। लोकायुक्त जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, ये विभाग होता है। आप इसे पद कभी मत मानना, क्योंकि ये हमारा विभाग होता है लोकायुक्त। और लोकायुक्त के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? आप एक बार नोट करें, फर्स्ट लोकायुक्त अध्यक्ष। और ये कौन थे? तो ये कौन थे? विशंबर दयाल। विशंबर दयाल थे हमारे फर्स्ट लोकायुक्त। इसके बाद हमारे पास अगली जानकारी आती है, और अगली जानकारी मैं आपको बता दूं, अगली जानकारी हमारी आती है जिसे कहते हैं कि फर्स्ट विद्यालय कौन सा था। तो हमारा फर्स्ट जो विद्यालय आता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। फर्स्ट विद्यालय, तो ये हमारा फर्स्ट विश्वविद्यालय आता है जिसे कहते हैं इलाहाबाद। तो ये थे उत्तर प्रदेश के फर्स्ट, यानी ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रथम स्थान रखते हैं, इनके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी बताई है। तो एक बार इसे नोट कर लें, और जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट लिख ले। और मेरा कहना तो यही है कि स्क्रीनशॉट ना ले, सिर्फ अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि मैं आपको 75 जिलों की जैसी जानकारी देने वाला हूं। शायद ही आपको उत्तर प्रदेश की जानकारी ऐसी कहीं पढ़ने को मिली होगी, वो भी ऑफकोर्स फ्री मिल तो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ऐसी नहीं मिल पाती। लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री, ऑफकोर्स फ्री। तो आप एक बार देख लें कि ये जानकारी कैसी है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी, क्योंकि आज की क्लास जो है हमारी सिर्फ यहीं तक थी। मैंने आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में बताया कि उत्तर प्रदेश को कैसे कैसे हमने बांटा और कैसे कैसे हमारे पास जानकारी आई। तो प्यारे भाइयों, तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और फिर हम मिलेंगे अब अपनी अगली क्लास में एक जिले के साथ। और आपको मैं एक जानकारी बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिले हैं हमारे 75, जो 2011 में थे। 2011 में थे 71, 4 जुड़े 2012 के में,
इसके बाद हमारे पास 4 जिले जुड़े, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से थे। शामली, हापुड़, दौड़ते, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इन्हीं 75 जिलों के बारे में हम पढ़ेंगे हम अगली क्लास से। और अगली क्लास में हमारा पहला ही पॉइंट होगा मुरादाबाद, यानी मुरादाबाद को हम सबसे पहले लेके चलेंगे। तो एक बार इसे शेयर कर दें जिससे कि सभी को पता चल जाए। तो प्यारे भाइयों, एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना, और कमेंट में अगर क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर कमेंट में कमेंट जरूर करके बताना कि आज की हमारी क्लास कैसी रही। तो अब चलते हैं अपनी क्लास की से विदा लेते हैं। अंत में मैं वही लाइन बोलता हूँ कि खुश रहें, मस्त रहें, अपने अन्नदाता अपने गुरुजनों का सम्मान जरूर करा करें, क्योंकि जिसने अपने अन्नदाता जो हमें अन्न देते हैं और अपने गुरुजनों को सम्मान नहीं दिया तो वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है। क्योंकि उनका अगर आप सम्मान करेंगे तो सृष्टि में आपका सम्मान स्वयं ही होने लगेगा। क्योंकि सृष्टि में जो भगवान का रूप दिया है वो किसे दिया है? गुरु को। अगर आप अपना गुरु नहीं बनाते तो कोई बात नहीं, आप अपने माँ बापों को भी अपना गुरु मान सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने जो बनाया है वो किसे बनाया है? ऊपर वाला खुद तो आता नहीं है, लेकिन भगवान के रूप में ही उसने किसे बनाया? तो भगवान के रूप में ही माँ बाप को बनाया है, यानी माता पिता को बनाया है भगवान के रूप में। तो उनका सम्मान जरूर करा करें, जिससे कि आपका जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। तो अब चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।